नमस्कार दोस्तों। हमारे टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। अधिकांशतः ऐसी नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमने देखा था कि जब हमारी नदियां कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम दो टॉपिक और करेंगे इसी से रिलेटेड। इसी के अंतर्गत एक रहेगा आपका मध्य प्रदेश में नदी पर बसे नगर और दूसरा रहेगा आपका मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में नदियों के तट पर बसे नगर एवं जो आपके मध्य प्रदेश में नदियों पर जितने भी जलप्रपात है उनके बारे में देखेंगे। अगर हम नदियों में तट, तो आइए देखते हैं नदियों के तट पर बसे नगर। नदियों के तट पर बसे नगर में सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। हमने देखा था मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी थी नर्मदा नदी। 1312 या 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और 1077 किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती थी। उस तरीके से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहली नदी होती है आपकी नर्मदा नदी। बात करें अगर हम नर्मदा नदी की, तो चूंकि आप देखते हैं 15 जिलों से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के, लेकिन अधिकांशतः ऐसा होता है कि बहुत से जिले के अंतर्गत तो नदियां बहती है, लेकिन पर्टिकुलर ऐसे कौन से जिले हैं या ऐसे कौन से नगर है जहां से या जो नगर आपकी नदियों के तट पर बसा हुआ है, क्वेश्चन वहां से बनता है। तो उन 15 जिलों में से कुछ जिले या नगर ऐसे हैं जहां से नर्मदा नदी या जो जिले हैं उन पर आपके नर्मदा तट पर वो जिले बसे हुए हैं। तो अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो पहला है आपका होशंगाबाद। आपने देखा था होशंगाबाद जिले से भी आपकी नर्मदा नदी निकलती है, तो होशंगाबाद आपका नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है आपका जबलपुर। जबलपुर में आपने देखा था, जबलपुर में आपका नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है भेड़ाघाट, जो आपका भेड़ाघाट में है, धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो जबलपुर के अंतर्गत ही आपका भेड़ाघाट, तो जबलपुर भी आपका नर्मदा नदी पर है। साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बंदर कूदनी कहाँ पर है, तो जो आपका बंदर कूदनी है वह बंदर कूदनी है आपका जबलपुर में। तो दूसरा है आपका जबलपुर। तीसरी बात करें हम ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर जो आपका नगर है वह ओमकारेश्वर बसा हुआ है नर्मदा नदी के तट पर। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उन 2 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है वह ज्योतिर्लिंग है आपका ओमकारेश्वर में। उस तरीके से ओमकारेश्वर भी आपका नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। चौथा है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर भी आपका नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। और अलीराजपुर की विशेषता यह है नर्मदा नदी के संदर्भ में कि जब नर्मदा नदी प्रवाहित होती है तो नर्मदा नदी जब गुजरात राज्य में या कहें महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है, तो महाराष्ट्र राज्य में जिस जिले से प्रवेश करती है वह है आपका अलीराजपुर। तो नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश से गुजरती है तो जो अंतिम जिला होता है वह अंतिम जिला है आपका अलीराजपुर। इसके पश्चात है आपका महेश्वर और महेश्वर के पश्चात है आपका मंडला। अगर हम मंडला जिले की बात करें तो चूंकि क्वेश्चन हमेशा बनता है, अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है कि नर्मदा नदी वह कौन सा जिला है जहां से नर्मदा नदी कुंडलीनुमा आकृति बनाती है। तो जो आपका मंडला जिला है, इस मंडला जिले में नर्मदा नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। यहाँ है आपका मंडला जिला। तो नर्मदा नदी मंडला जिले में आपका कुंडलीनुमा आकृति बनाती है। इस तरीके से अगर हम बात करें नर्मदा नदी के तट पर बसे प्रमुख नगरों की, तो होशंगाबाद, जबलपुर, ओमकारेश्वर, अलीराजपुर, महेश्वर और मंडला ये प्रमुख नगर है। इसके अलावा भी बहुत से नगर है जिससे आपका नेमावर, लेकिन अगर हम प्रमुख नगर की बात करें, नेमावर हुआ, तुनासा हुआ, ये भी आपके नर्मदा के तट पर ही बसे हुए हैं। लेकिन प्रमुख नगरों में आपका होशंगाबाद, जबलपुर, ओमकारेश्वर, अलीराजपुर, महेश्वर और मंडला ये आपके मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी के तट पर। दूसरी आपकी चंबल नदी पे आपने देखा था, चंबल नदी निकलती है आपकी जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से निकलने के पश्चात इटावा में जाकर उत्तर प्रदेश में मिले या यमुना नदी में इसका संगम हो जाता है या समागम हो जाता है। तो जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी के अगर हम तट की बात करें या इसके तट पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो पहला तो है आपका श्योपुर। आपने देखा था श्योपुर में ये आपकी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। दूसरा है आपका मुरैना, मुरैना में भी ये बीहड़ का निर्माण करती है। तीसरा है आपका महू। महू आप जानते हैं महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, तो महू आपका इसी के तट पर बसा हुआ है। और चौथा है आपका रतलाम। रतलाम भी आपका चंबल नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसकी 965 किलोमीटर लंबाई है, 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी चंबल नदी के तट पर बात करें नगरों की, तो पहले आपका श्योपुर, मुरैना जहां पर ये बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, महू जहां से निकलती है, और रतलाम जो कि इस पर ये बहती है। ये 4 जिले आपके इसके तट पर बसे हुए हैं।
अगला है 4 जिले, सॉरी आपके 3 जिले और महू आपका इंदौर के अंतर्गत। अगली है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में आपने देखा कि ताप्ती नदी आपकी मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। 7 से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अभी आपके 3 राज्य, पहला है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इस राज्य में प्रवाहित होती है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चूंकि ये निकलती है बैतूल के मुल्ताई से, तो जो आपका मुल्ताई है वह मुल्ताई इसी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका जो उद्गम स्थल है मुल्ताई बसा है आपके ताप्ती नदी पर। साथ ही साथ जो बुरहानपुर है, आपने देखा था बुरहानपुर से ये होते हुए गुजरती है और बुरहानपुर के पश्चात, क्योंकि आपके मुल्ताई, खंडवा और बुरहानपुर में बहते हुए मुल्ताई के पश्चात महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है। तो बुरहानपुर से ही ये प्रवेश करती है महाराष्ट्र में और यहीं से आपकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो इस तरीके से ताप्ती नदी पर जो तट पर बसे नगर है वह आपका मुल्ताई और बुरहानपुर। इसके पश्चात बात करें अगर हम बेतवा की, तो बेतवा को आप जानते हैं मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो 5वीं सबसे बड़ी नदी है वह 5वीं बड़ी नदी है आपकी बेतवा नदी। आप जानते हैं मध्य प्रदेश की पहली हो गई आपकी नर्मदा नदी, दूसरी है चंबल, तीसरी सोन, चौथी है आपकी ताप्ती और 5वीं बेतवा नदी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में 5वीं बड़ी नदी है आपकी बेतवा नदी। इसे ही आपने देखा था कि मध्य प्रदेश की गंगा, साथ ही साथ आप बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी आपकी बेतवा को कहा जाता है। तो यहाँ पे है आपका ओरछा। ओरछा इसके तट पर बसा हुआ है और ओरछा जो है, ओरछा में आपका राजा राम का मंदिर है। साथ ही साथ इसी पर बसा हुआ है सांची एवं विदिशा। सांची एवं विदिशा की बात करें तो सांची और विदिशा दोनों ही आपके प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। तो जो आपके प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सांची एवं विदिशा, ये भी आपके बेतवा नदी पर ही बसे हुए हैं। आपने देखा था बेतवा नदी पर सांची एवं विदिशा। इसके पश्चात है आपका सिंध नदी। सिंध नदी के तट पर है आपकी दतिया और शिवपुरी। आपने देखा था सिंध नदी निकलती है आपकी विदिशा के सिरोंज से। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन किस तरीके से होता है कि सिंध निकलती है आपके विदिशा से, तो अगर क्वेश्चन बनता है अधिकांशतः कि विदिशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम बेतवा ना लगाकर सिंध नदी लगाते हैं, क्योंकि सिंध नदी का उद्गम हुआ है आपका बेतवा के सिरोंज तहसील से, सॉरी विदिशा की सिरोंज तहसील से। जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि जो आपकी ताप्ती नदी है मुल्ताई जहां से निकलती है तो वे इसके तट पर बसा हुआ है, वही चंबल महू से निकलती है तो महू इसके तट पर बसा हुआ है। तो अधिकांशतः हम जहां से नदियां निकलती है वह क्षेत्र उसके तट पर बसे हुए के कारण हम इस तरीके के क्वेश्चन में हो जाते हैं और जहां से नदी निकल रही है उस क्षेत्र का या उस जिले या उस नगर का नाम हम उस तट पर बसे हुए नगर का नाम लगा देते हैं। किंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंध नदी निकल रही है आपके विदिशा से, विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है आपकी सिंध नदी, किंतु जो विदिशा है विदिशा बसा हुआ आपका बेतवा नदी पर। और हमने देखा था बेतवा नदी, इसे हम बेतवती के नाम से भी जानते हैं और सर्वाधिक अगर किसी जिले में प्रवाहित होती है तो वह था आपका विदिशा। तो इस बेतवा नदी के तट पर आपका बसा हुआ है विदिशा और आपकी सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है दतिया और शिवपुरी। अगला है आपका माही नदी। माही आपने देखा धार जिले से निकलती है और धार जिले से निकलने के पश्चात झाबुआ रतलाम में बहकर कर्क रेखा को 2 बार काटती, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। साथ ही साथ कर्क रेखा को काटने के पश्चात ये यू आकार की या उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। तो माही नदी निकलती है आपके धार से, तो धार है इसके तट पर। साथ ही साथ धार में ही है आपका कुक्षी, तो जो कुक्षी नगर है वह कुक्षी नगर भी आपका माही नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगली है आपकी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आपने देखा था मालवा की गंगा इसे कहा जाता है और यह उज्जैनी गांव काकराबर्डी पहाड़ी से निकलती है। तो इस क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है आपका उज्जैन शहर। और आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग में से एक तो है आपका ओंकारेश्वर जो कि है नर्मदा नदी के तट पर, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन वह है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। अगली बात करें हम खान नदी की। खान नदी के बारे में हमने देखा था कि खान नदी इंदौर में प्रवाहित होती है और क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है। साथ ही साथ खान नदी की बात करें तो खान नदी निकलती है आपकी राला मंडल की पहाड़ियों से, जो कि आता है आपका इंदौर के अंतर्गत। तो खान नदी राला मंडल की पहाड़ियों से निकलती है और खान नदी प्रमुख सहायक है क्षिप्रा नदी की और ये बहती है इंदौर जिले में। तो जो आपका इंदौर है वह इंदौर प्रमुख रूप से बसा हुआ है आपका खान नदी के तट पर। अगली बात करें हम पार्वती नदी की। पार्वती नदी आप जानते हैं पार्वती निकलती है सीहोर जिले से
और सीहोर के अंतर्गत ही आता है आपका आष्टा। आने वाला आष्टा शहर आपका बसा हुआ है पार्वती नदी के तट पर। साथ ही साथ आपने देखा था कि ये राजगढ़ जिले से भी प्रवाहित होती है, तो राजगढ़ जिला जो है वह राजगढ़ भी आपका पार्वती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है आपकी तवा नदी। और तवा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी अगर कोई है तो वह है आपकी तवा नदी। इसी पर आपका तवा बांध भी है, तवा परियोजना भी इसी के अंतर्गत है। साथ ही साथ मानधार जो जलप्रपात है वह तवा और नर्मदा के संगम पर, जहां पर तवा नदी और नर्मदा नदी आपस में मिलती है, उस क्षेत्र पर जहां वो मिलती है वहीं पर एक जलप्रपात भी बनता है जिसका नाम है आपका मानधार जलप्रपात। वो भी है आपके तवा एवं नर्मदा के संगम पर। तो तवा नदी निकलती है आपकी पचमढ़ी में महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से। तो जो तवा नदी है उस पर जो बसा हुआ शहर है, या जो तवा नदी पर उसके तट पर बसा हुआ है आपका पचमढ़ी। इसके पश्चात अगर हम बात करें अगली नदी बीहड़ नदी की, तो बीहड़ नदी के बारे में आप जानते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ का जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। तो जो बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी आपने देखा था रीवा से निकलती है, रीवा पठार से निकलती है। तो इसके ऊपर जो नगर बसा हुआ है वह है आपका रीवा। इसके पश्चात है आपका टोंस, जिसे ताउन या तमसा नाम से भी जाना जाता है, और तमसा नदी निकलती है आपके सतना जिले से। तो सतना इसके तट पर बसा हुआ है। अगली है नदी आपकी कालीसिंध नदी। कालीसिंध नदी के बारे में आप जानते हैं देवास के बागली या बरजई गांव से निकलती है। तो यहाँ से निकलने के पश्चात ये आपके चंबल नदी में इसका समागम हो जाता है। तो पहला तो हो गया आपका बागली, जहां से इसी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है आपका सोनकच्छ, अर्थात सोनकच्छ भी जो शहर है वह आपके कालीसिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। अगली है आपकी सिवना नदी, और सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है मंदसौर। अब देखिए चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो चंबल नदी आपके महू से निकलती है, और महू से निकलने के पश्चात बहते हुए आपके आप जानते हैं मंदसौर जिले में भी प्रवाहित होती है। तो उस कारण अगर क्वेश्चन बनता है कि आपका मंदसौर जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सामान्यतः हम चंबल नदी लगाते हैं, क्योंकि चंबल नदी आपकी उसके मार्ग में पड़ती, सॉरी आपका मंदसौर जिला आपके चंबल नदी के मार्ग में पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें किस नदी के तट पर मंदसौर जिला बसा हुआ है, तो वह है आपका सिवना नदी के तट पर। अर्थात चंबल नदी मंदसौर से प्रवाहित होती है, लेकिन मंदसौर उसके तट पर नहीं बसा हुआ है। मंदसौर जो बसा हुआ है वह बसा हुआ है आपके सिवना नदी के तट पर। अगली है आपकी वैनगंगा, जो कि आप जानते हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, सिवनी के परासवाड़ा से निकलती है। तो यह आपकी वैनगंगा है। वैनगंगा है आपकी बालाघाट जो जिला है, बालाघाट जिला आपका बसा हुआ है वैनगंगा नदी के तट। देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपातों की, मध्य प्रदेश के कौन से जलप्रपात किस नदी पर है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी पर अगर आप देखते हैं तो प्रमुख रूप से जब आपने नर्मदा नदी पढ़ी थी वहां पर भी आपने देखा था कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। लेकिन अगर हम देखें पर्टिकुलर कौन से जलप्रपात किस स्थान पर है, तो दो जलप्रपात है आपके शुरू में कपिल धारा और दुग्ध धारा। जो आपका कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात है वे दोनों है आपके अनूपपुर जिले में, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। दूसरा आपका सहस्त्र धारा है आपका महेश्वर में। उसके पश्चात है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो आप जानते हैं भेड़ा घाट में जबलपुर में है। उसके पश्चात है आपका मानधार। मानधार को आप जानते हैं कि जो आपका नर्मदा और तवा संगम है वहां पर मानधार जलप्रपात बनता है, जो है आपका बड़वा। इसके पश्चात है आपका दर्दी जलप्रपात, ये है आपका बड़वा के समीप ही। इस तरीके से नर्मदा पे कुल टोटल आपके 6 जलप्रपात प्रमुख रूप से है। कपिल धारा, दुग्ध धारा अनूपपुर में, सहस्त्र धारा महेश्वर, धुआंधार जबलपुर भेड़ाघाट, मानधार आपका बड़वा और दर्दी आपका बड़वा के समीप ही है। अगली है आपकी चंबल नदी। और चंबल नदी पे हमने देखा था एक प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात था आपका भैंसरोडगढ़ के निकट। दो और जलप्रपात है जो कि आपके है इंदौर में और एक है इंदौर के समीप ही। इंदौर में आपका पाताल पानी जलप्रपात और जो झाड़ीदाह जलप्रपात है वह आपका इंदौर के समीप ही। इसके पश्चात है आपका तवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की सबसे सहायक नदी है और सबसे प्रमुख नदी है। इस पर कुछ जलप्रपात है जैसे आपका अप्सरा, रजत, या जिसे आप सिल्वर जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जमुना और बीफोल। ये जलप्रपात आपके तवा नदी पर है और ये आपके पचमढ़ी में, जहां से तवा नदी का उद्गम होता है। अगली नदी है आपकी केन नदी।
जब हमने केन नदी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था केन और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है आपका पांडव जलप्रपात। तो पांडव जलप्रपात बनता है आपका पन्ना के निकट केन नदी पर। अगली बात करें अगर हम सिंध नदी की, तो सिंध नदी है आपकी, आपने देखा था विदिशा की सिरोंज से निकलती है आपकी सिंध नदी। तो सिंध नदी पर दतिया और शिवपुरी जिलों में जलप्रपात बनते हैं। तो दतिया में बनता है आपका डगोना व सनकुआ जलप्रपात। वहीं शिवपुरी में अगर हम बात करें तो शिवपुरी में आपका भूराखो और पावा ऐसे जलप्रपात आपके शिवपुरी में बनते हैं। बेनगंगा नदी की बात करें तो बेनगंगा नदी में आपके बालाघाट जिले में आपका गांगूपारा जलप्रपात बनता है और आपने देखा था बेनगंगा जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात है उन प्रमुख जलप्रपातों के बारे में हमने देखा। इसके अलावा भी छोटी छोटी नदियों पे बहुत से जलप्रपात है, लेकिन प्रमुख रूप से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन जलप्रपातों के बारे में हम देख